नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास का जो सीरीज़ लेके चल रही हूँ, मैं उसी उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज मैं दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ, वो ये आप लोगों को एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं करवा रही हूँ और अभी तक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। तो कौन-कौन सा टॉपिक हो चुका है? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म, छठी सदी ईस्वी पूर्व, राजनीतिक दशा, मौर्य काल, गुप्त काल और प्राचीन भारत के स्थापत्य काल, कला, ये अभी तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी के 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। तो आप लोगों को जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की ज़रूरत है, तो वो मैं इसमें कवर करा दूँगी। उसके बाद आप लोगों का मेडाइवल हिस्ट्री शुरू होगा, मध्यकालीन भारत। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भी मैं कवर करवा रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे चीज़ मैंने आप लोगों को अनुसूचियाँ, विशेषताएँ, भाग, उनके स्रोत सारी चीज़ मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग दोस्तों लिंक प्रोवाइड मैं कर दी हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 26 दिसंबर को, फिर आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बिना समय गँवाए हुए मैं आप लोगों को ये रिवीज़न सेशन लेके आई हूँ, तो आप लोग बने रहें ताकि आप लोगों को रिवीज़न फ़ास्ट तरीके से हो जाए। ठीक है दोस्तों? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक किन्हें माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान राजा पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में कौन से राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? तो चौल वंश की नौसैनिक शक्ति के लिए वो प्रसिद्ध थे, चौल वंश। मामल्लपुरम मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो मामल्लपुरम में पल्लव वंश के शासकों ने रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन फर्स्ट। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। पांड्य राज्य मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कॉइन्स प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, चार दिशा वाली। तो दोस्तों ये जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक-एक बार सुनिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को सुनने का ज़रूरत नहीं है। चालुक्य वंश सबसे महान शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत के राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, तो चोल वंश के जो थे वो राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश ने कराया था? पल्लव वंश ने कराया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल में निर्मित नटराज की कॉइन्स प्रतिमा की देवाकृति किस आकार में है? चतुर्भुज आकार में। कुछ नोट है वो देखिए। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज का प्रसिद्ध कॉइन्स मूर्ति को माना जाता है। यानी चोल काल का सबसे फेमस मूर्ति जो है नटराज का मूर्ति है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। याद रखिएगा एहोल। चोलों का राजा किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राजा कोरोमंडल और दक्कन। किस राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के राजा अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक कफूर ने। चोल साम्राज्य एंड कौन किया? यानी पूरे फिनिश मलिक कफूर याद रखिएगा। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ संगम कालीन और उसके प्रमुख साहित्य। तो ये देखिए संगम साहित्य के बारे में और उनके रचनाकार के नाम है। तो संगम साहित्य में तिरुक तिरुकुरल या कुरल के नाम से जाना जाता है। अहनानूर, तोल्कापियम, जीवकंची चिंतामणि, फिर शिल्पदिकारम, मणिमेखले और मरुगुरुपाद्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुरल या कुरल बोला जाता है, ये तिरुवल्लुवर रचनाकार है इनके। अहनानूर ये रुद्र शर्मन, तोल्कपियम तोल्कपियम तोल्कापियर
जीवक चिंतामणि, तो तिरुतक देवर, शिल्पदायिका शिल्प शिल्पाधिकारम इंग्लो आदिकल, फिर मणिमेखले, शीतले सत्रनार और मरु गरुपाद्य नरिकर। अब कुछ प्रमुख राजवंश, राजधानी और उसके संस्थापक है। तो राजवंश आपके फर्स्ट कॉलम में आपको दिखेगा, राजधानी कहाँ पे वो चीज वंश चलाया गया था और उनके संस्थापक कौन थे। तो ये देखिए दोस्तों, चोल वंश जो था आपका, इसकी राजधानी तंजौर में थी और ये इसके संस्थापक थे विजयलाल, विजयालय। पल्लव वंश के कांचीपुरम में सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट के मान्यखेत और दंती दुर्ग, होयसल वंश के द्वार समुद्र और विष्णुवर्धन, काकतीय वंश के अमकोंड और बीटा प्रथम। ये दोस्तों पूरा सीरीज है, पूरा अच्छे से एक बार देखिए। गंग वंश के कुलाल और तलकाड़, ये क्या है, ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश मुंगेर गोपाल, सेन वंश लखनौती सामंत सेन, पांडई वंश मदुरै नेडियोन, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज नागभट्ट प्रथम, चालुक्य यानी कल्याणी मान्यखेत और कल्याण तैलप द्वितीय, चालुक्य बादामी वातापी जयसिंह प्रथम, चालुक्य बैंगी विष्णुवर्धन, गहड गहडवाल वंश वाराणसी चंद्रदेव, सोलंकी वंश अनिलवाड़ मूलराज, परमार वंश धारानगरी उपेंद्र, कलचुरी वंश त्रिपुरी कोक्कल, चौहान वंश अजमेर वासुदेव, चंदेल वंश खजुराहो महुआ। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे जहां तक मुझे पता है कि राजवंश और उसकी राजधानी ही काफी है। तो एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। चोल वंश तंजौर, पल्लव कांचीपुरम, फिर राष्ट्रकूट मान्यखेत, होयसल वंश द्वार समुद्र, काकतीय वंश अमकोंड, गंग वंश कुलाल, पाल वंश मुंगेर, सेन वंश लखनौती, पांड्य वंश मदुरै, गुर्जर प्रतिहार कन्नौज, चालुक्य कल्याणी मान्यखेत, चालुक्य बादामी वातापी, चालुक्य बेंगी, गाढ़वाल वंश वाराणसी, सोलंकी वंश अनिलवाड़, परमार वंश धारानगरी, कलचुरी वंश त्रिपुरी, चौहान वंश अजमेर, चंदेल वंश खजुराहो। तो दोस्तों ये आप लोगों का हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत फेमस मंदिर है, मदुरै में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी मदुरै मंदिर कौन सी स्टेट में स्टैब्लिश्ड है, कौन से स्टेट में अभी है ये मदुरै मंदिर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेख में है। उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत आलेख किन शिलालेख में है। उत्तर मेरूर। किसके कार्यालय में चीन के 72 व्यापारी भेजे गए थे। तो कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था। राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं है। कदम। धार्मिक कविताएं का समलंकन कुरल किस भाषा में रचित है। तमिल में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है। वनवासी। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है। वनवासी। तमिल रामायण अथवा रामावतारम के लेखक कौन थे। कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो कुलोतुंग प्रथम। चोल, कुछ नोट है देखिए, चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध तोक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया था। तो अरिका मेडू याद रखिएगा। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी कौन है। तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका है। कुछ नोट है वो देखिए। नोट में लिखा हुआ है, चेर राजाओं से सबसे प्रसिद्ध सैनगुट्टुवन
था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पतिनी पूजा पत्नी या कणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति का पूजा किया जाता है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड्य ने भेजा था। तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकापियम संगम संगम तमिलों के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? त्रिरत्न यानी 3 रत्न। तो पंपा, पोना, रन्ना। पंपा, पोना, रन्ना। संगम काल में चोल शासकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरून पेरून देवनार। पेरून देवनार। महाभारत मतलब तमिल में महाभारत अनुवाद किसने किया था? पेरून देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य के कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव धर्म था, यानी शिव धर्म था। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथ का रचना काल क्या था? तो 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। 100 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक था। अब संगम कालीन और प्रचलित शब्दावली जो उस समय प्रचलित शब्दावली थी वो सब के बारे में देखिए। वरियम, कराई, इराई, इराऊ, इराई, इराऊ, उल्गू संगम, कड़मई और पाडुवडु और माँ व बेली और कलम। तो ये सब के बारे में देखिए क्या क्या चीज लिखा हुआ है। संगम और उसके प्राचीन शब्दावली। वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर यानी टैक्स। वरियर यानी वरियम वसूलने वाला अधिकारी। वरियर किसे कहा जाता था? वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था। कराई क्या होता है? भू राजस्व लगान। उपज का 1/6 यानी 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इराई। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराई समझ में आ गया आपका, युद्ध से रिलेटेड है। कराई क्या हो गया आपका? भू राजस्व से रिलेटेड है। वरियम आपका हो गया क्षेत्र की उपज एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिलेटेड है। इराऊ देखिए जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गू और संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत। कई मई कडमई और पाडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली भूमाप मतलब जो मतलब भू को जमीन को नापने का काम करते हैं, ये उनके लिए है, जो लेखपाल का काम होता है। चलिए कमल कलम 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 अनाज के तौल की इकाई। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये टर्म्स आपके जो लेखपाल का एग्जाम होगा यूपी लेखपाल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बाकी के एग्जाम में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को एवं मनन शब्द का प्रयुक्त होता था? संगमकालीन में राजा के लिए राजा को मतलब इस नाम से जाना जाता था। कौन कहा जाता था? को कहा जाता था, मनन कहा जाता था। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो स्कंद देवता से। अन्य नाम कार्तिकेय था, कुमार था और सुब्रमण्यम था। प्राचीन तमिल देश के उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को जाता है। तो चोल वंश का पहला राजधानी क्या था? उरेयूर और बाद में हो गया पुहार। ठीक है नेक्स्ट देखिए। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था, यानी ट्रेड क्या था? तो वस्त्र का जो आपका क्लोथिंग मार्केट होता है वो था वस्त्र का उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों का क्या कहा गया? तो यवन कहा जाता था। यूनानी को यवन कहा जाता था। अब नोट में देखिए संगम युग में उरेयूर देखिए संगम युग में उरेयूर कपास और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संगम युगीन शासक द्वारा
पत्नी पाले की रचयिता रुद्र रुद्र स्कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी, तो करिकाल को की गई थी प्रदान। वह संगम वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं परिपादल। परिपादल किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो नेडियोन। नेडियोन। तो दोस्तों ये आप लोगों का अभी तक जितना भी कंप्लीट करना था एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, ये मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है चालुक्य का। ठीक है, तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।